हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं सर अधिकारी एंड अब तो यार आज पक्का लास्ट है ना। इससे ज्यादा नहीं लेक्चर बनेंगे, पक्का एंड कर देंगे आज। तो हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर ही रहे थे और हम लोग 1 पॉइंट कहाँ पहुंच गए थे, 29 किया था ना लास्ट में। हाँ जी, तो 1.30 और 6 सबसे पहले करा दिया था। फटाफट जंप करते हैं बेटा 1.31 पे। 1.31 कितना? अरे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इज नॉट गिवन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। आज के टाइम पे हम लोग मान के चलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनसे भी छोटे पार्टिकल हैं। फंडामेंटल पार्टिकल तो अभी तक वही है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनसे भी छोटे हैं, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो वो छोटे पार्टिकल, जो छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनको हमने नाम दिया बेटा क्वार्क। अभी जो छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल है ना, हम लोग कहते हैं कि क्वार्क भी डिवाइड है। ये क्वार्क में डिवाइड है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में डिवाइड है। इसमें डिवाइड है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में। जो अप क्वार्क हैं वो +2/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेके चलते हैं, और डाउन क्वार्क हैं ये -2/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेके चलते हैं। ठीक है, कहता है कि प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, दोनों में इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की संख्या 3 है ना, 3 है। तो बोलता है कि बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपोजिशन कितना होगा। कंपोजिशन मतलब उसमें कितने अप क्वार्क होंगे और कितने डाउन क्वार्क होंगे, बस ये बताना है। ठीक है, तो करते हैं बेटा। देखो मैं मान के चल लेता हूं, लेट द अप क्वार्क इन प्रोटॉन ले लेता हूं, पहले प्रोटॉन ले लो। प्रोटॉन भी n मान लिए, अप क्वार्क को मैंने n मान लिया। टोटल कितने हैं? 3 है। तो ठीक है, तो देयरफॉर डाउन क्वार्क कितने हो जाएंगे? डाउन क्वार्क इन प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बेटा, फटाफट बताओ यार। 3 n हो जाएंगे ना यार, ये n है तो 3 n, टोटल तो हमारे पास 3 है ना। ठीक है, अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है बेटा, फटाफट बताओ यार। तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये प्लस टाइम्स ऑफ E होता है। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू, टोटल की वजह से निकाल दो, 2/3 टाइम्स इंटू E इंटू टोटल नंबर ऑफ अप क्वार्क कितना मान थे 3, तो इंटू n प्लस डाउन क्वार्क में कितना होता है -1/3, ब्रैकेट में -1/3 टाइम्स ऑफ E इंटू 3 n, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो डाउन क्वार्क है वो 3 n है। समझ में आती है इतनी बार? अच्छा, इसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए प्लस माइनस को माइनस से कर देते हैं सीधे है ना, और ये भी हटा देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3 टाइम्स NE -1/3 से 3 कट जाएगा तो -E, ये कितना आएगा माइनस प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ NE। तो 2/3 टाइम्स ऑफ NE प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ NE कितना हो जाएगा NE माइनस E इज इक्वल्स टू, जल्दी जल्दी बोलो यार। तो E इज इक्वल्स टू E, ये E इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, विच इंप्लाइज NE इज इक्वल्स टू 2E, और E से E गया तो N की वैल्यू 2 आ गई। यानी कि हमने जो अप क्वार्क माने थे प्रोटॉन में, कितने आ गए हमारे पास 2, अप क्वार्क 2 आ गए। तो बेटा N इज इक्वल टू 2 आए तो डाउन क्वार्क कितना हो जाएगा 3 n यानी कि 1। तो हमारे पास सिंबल कितना हो जाएगा, 2 अप क्वार्क को बेटा U से रिप्रेजेंट करा है, तो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क तो D। तो हमारे पास प्रोटॉन का सिंबल कितना हो जाएगा बेटा UD। समझ में आ गया? ऐसे न्यूट्रॉन का करना है। मान लिया कि न्यूट्रॉन के जिसको समझ में आया आ जाएगा बेटा, लेट द अप क्वार्क इन न्यूट्रॉन भी n, तो डाउन क्वार्क 3 n हो जाएंगे। ये भी सेम है इस बार भी। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, इस बार क्या आ जाएगा हमारे पास चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है 1 3, अरे बेटा 0 होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो प्लस 2/3 इंटू NE, ये तो सेम ही रहा ना, हमने कितना ही माना 2/3 टाइम्स ऑफ NE माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ E इंटू 3 n इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ये आ जाएगा NE माइनस E इज इक्वल्स टू 0, NE माइनस E इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि चार्ज है नहीं, और इसको भी रब कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, विच इंप्लाइज NE इज इक्वल्स टू E, E से E गया तो N की वैल्यू 1 आ गई, N की वैल्यू 1 आ गई, N की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब इस बार अप क्वार्क कितने न्यूट्रॉन में 1, तो ये प्रोटॉन का आ गया, कहाँ गई, तो प्रोटॉन के लिए होगा UUD है ना, और न्यूट्रॉन के लिए N की वैल्यू कितनी आई है बेटा 1, N इज इक्वल्स टू 1। तो ये अप क्वार्क हो गया, ये अप क्वार्क हो गया, डाउन क्वार्क कितना हो जाएगा 3 n, ये डाउन क्वार्क थे तो यानी कि 2 हो गए, 3 1 2। तो सिंबल क्या हो जाएगा U अप क्वार्क के लिए, और डाउन क्वार्क के लिए D और D। तो हमारे पास टोटल सिंबल क्या आ जाएगा UD। ये क्वेश्चन हो गया। फटाफट से बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। 32 कहता है कंसीडर एन आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट null पॉइंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ऑफ द
कॉन्फ़िगरेशन शो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरली अनस्टेबल। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को जो हम लोग करेंगे कस्टर साहब आ जाएंगे, ये मानते नहीं आजकल। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को जो हम लोग करेंगे ना कॉन्ट्रेरी से प्रूव होगा, यानी कि इसके ऑपोजिट वाला केस लेके चलना पड़ेगा। अगर हमें ये चीज शो करनी है तो हमें इसके ऑपोजिट वाला केस लेके चलना पड़ेगा, वो भी कौन सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे हमें अनस्टेबल दिखाना है ना, तो हम लोग इसे स्टेबल से प्रूफ करेंगे। मतलब हमें प्रूफ करना है कि स्टेबल वाला दिखा दो। अभी समझाता हूँ कैसे, कहने का मतलब क्या है। देखो आप लोग जब 11th क्लास में थे, वर्क एनर्जी पावर सब कुछ नहीं पता, सुनो बेटा सुनो, आ जाएगा समझ। एक ऐसे कटोरी हुआ करती थी और इसी कटोरी को ऐसे रखा जाता था दो तरीके से। जब कोई पार्टिकल यहाँ पे होता था, इसको इधर से खींचोगे और तो ये यहाँ पे जाएगा, लेकिन बाद में इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इसको इधर से खींच दो तो ये वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये कंडीशन हुआ करती थी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, कि ये वापस आने की टेंडेंसी रखेगा, वापस आने की टेंडेंसी रखेगा उसी पॉइंट पे, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बड़ी मुश्किल से एक बॉल को टिका दूं, तो हल्का सा इधर करूं या हल्का सा इधर करूं, ये गिर जाएगा, वापस उस कंडीशन में नहीं आएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो अपने चैप्टर में जब ये क्वेश्चन अगर आ जाए बाय चांस, तो ये डायग्राम भी बना सकते हो कह दो कि ये कंडीशन होती थी, है ना। अब मान के चलता हूं कि जो मेरा टेस्ट चार्ज है ना, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है जनाब, है ना। मेरे को प्रूफ करके दिखाना है कि यहाँ पे जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फ्लक्स जीरो है, बस ऐसा ही समझो, कुछ ऐसा प्रूफ करना है। लेकिन इसको लेके मैं प्रूफ नहीं करना, इसी को लेके मेरे को प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, तो समझो कैसे करते हैं। तो नया चैप्टर आ गया, अभी यहाँ पहुंचे आर्बिट्ररी स्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, देखो मैं कह सकता हूं कि अगर एक ऐसा जोन, इसी जोन को ले लेता हूं, ये ऐसा जोन है जहां पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब मुझे ये बात पता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। ये जो फ्लक्स होता है ना बेटा, ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है। और हमेशा याद रखना, एट नल पॉइंट ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे आती हैं, दे डायरेक्ट आर डायरेक्टेड, ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स, यहाँ पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बाकी सब जगह हम लोगों ने आउटवर्ड्स पढ़े थे, नल पॉइंट यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो इस समय हमारे पास क्या है कि सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, रेडियली इनवर्ड आ रही है। समझ रहे हो, जैसे हमारे पास इनवर्ड आएंगी तो आपको बस ये 2-3 लाइनें लिखनी है कि पहले तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने मान लिया चार्ज, और नल पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो इनवर्ड की तरफ आते हैं, और जो फ्लक्स होता है अंदर वो जीरो होता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो में दे रखा है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये चार्ज इधर उधर जाएगा नहीं, डिस्प्लेस करेगा नहीं, तो आप कह देना ये चार्ज हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का प्रूफ करना था। देखो देखो ये बोल रहा है शो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरी अनस्टेबल। तो हम लोग इसको प्रूफ करना था, बट इसको प्रूफ करेंगे तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं, कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट प्रूफ लेके चलते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट, सबसे पहले लिख देना लेट द टेस्ट चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसके आगे थोड़ी सी कहानी लिख देना। ठीक है, अगला पॉइंट हमसे क्या कहता है, बी पार्ट, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फिगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट। वेरीफाई दिस रिजल्ट। अच्छा, अगला जो रिजल्ट है इसको समझाने के बाद अगला जो रिजल्ट है उसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस से प्रूफ करेंगे। कैसे, मैं कह देता हूं कि मेरे पास ये दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज, यही तो बोला उसने। देखो, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फिगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। अब सेम ये, अब मैं कहता हूं कि मेरा टेस्ट चार्ज जो है, मान लो कि यहां पर है, मेरा टेस्ट चार्ज यहां पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब अगर मैं बेटे यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, इस वाले जब स्टेबल कंडीशन में था, स्टेबल कंडीशन में था, तो आप इसको कहीं पे भी लेके जाओ, चाहे यहां तक लेके आ जाओ, फिर वापस लेके चले जाना, बॉल को छोड़ देना, इधर उधर घूमेगा थोड़ा सा, लेकिन आएगा तो यहीं पे ही ना,
आएगा तो यहीं पे यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो, द रीस्टोरिंग फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो एक रीस्टोरिंग फोर्स भी लगती है, द रीस्टोरिंग फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल पोजीशन। अब इधर क्या होगा कि चलो मान ले इस समय ये अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है भी ना, तो भाई अब इसकी वजह से या इसकी वजह से आप स्लाइडली डिस्प्लेस करना चाहो, इसे यहाँ पे उठा के ले गए, यहाँ पे उठा के ले गए, तो ये देखो ना कि ये वाला फोर्स इसकी वजह से कुछ और डायरेक्शन में होगा और ये वाला फोर्स इसकी वजह से कुछ और, मतलब ये आपस में दूसरे को पहले तो रिपेल ही करेंगे। प्लस क्यू होगा तो सेम चार्ज के मान लिया ना मैंने, ये माइनस क्यू लो, प्लस क्यू। अगर माइनस क्यू लोगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इस तरफ चला जाएगा, लेकिन इस तरफ से वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है ना। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रीस्टोरिंग फोर्स फ्रॉम ऑल साइड शुड बी इक्वल, रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी इक्वल, बट यहां पर तो ये इक्वल नहीं है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, समझ गए। यहां पर तो इक्वल नहीं है, अगर आप हल्का सा प्लस क्यू वाले की तरफ लेके जाते हो तो ये रिपेल करेगा, तो इधर से डिस्टेंस बढ़ गई, तो ये भी रिपेल करेगा, इधर से डिस्टेंस बढ़ गई, तो ये बेकार हो जाएगा केस, अच्छा केस नहीं बनेगा, तो ये डिसमिस हो जाएगा। अच्छा माइनस क्यू से सर प्रूफ कर दो, हाँ बेटा उससे भी हो जाएगा। देखो माइनस क्यू से जब ये थोड़ा सा इधर उधर अट्रैक्ट होगा तो ये वाला इक्विलिब्रियम डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस आ गया। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल ना होने के कारण ये वाला हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है। बस थ्योरी है, बड़ी गंदी सी, थोड़ी सी टिपिकल है, समझनी पड़ेगी, इसी लैंग्वेज में लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फटाफट से। अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q enters a region between the two charge plates initially moving around the x axis with speed vx like the particle 1 in figure 1.33। अब भाई फिगर 1.33 आप अपने बुक में देखना, ठीक है, पार्टिकल 1 इन फिगर 1.33। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं 1.33। अब देखो एनसीईआरटी किताब पार्टिकल 1.33 कहाँ है भाई, इन फिगर 1.33, ये 1.33 है, ये वाला फिगर है ना। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो पार्टिकल ऑफ मास m है वो मूव किया है इन द रीजन विद बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स। अब आपके पास ये दो चार्ज हैं और ये इनिशियली मूविंग अराउंड x एक्सिस द स्पीड vx, ये एक चार्ज पार्टिकल है vx से चल रहा है। द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l एंड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ना, और मेंटेन बिटवीन द प्लेट्स, और यहाँ पे लेंथ ऑफ द प्लेट कितनी है बेटा, l। शो क्या करना है हमें, शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन अगर इस तरह जो डिफ्लेक्ट हुआ है इसको हमें कितना शो करना है, एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज q e l स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स m v x स्क्वायर। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चार्ज जो इस तरफ से जा रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ, पहले तो F इज इक्वल्स टू क्यू लिख लो, समझ गए क्यों लिखा है, चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके जो फोर्स लग रहा होगा F इज इक्वल्स टू क्यू, लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब मैं कह सकता हूं F इज इक्वल्स टू एम ए, F इज इक्वल्स टू एम ए, और इसको F को क्यू लिख दूं, F इज इक्वल्स टू एम ए तो पता ही है सबको, तो क्यू ई अपॉन एम इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम आ जाएगा, कोई दिक्कत। हमें प्रूफ क्या करना है, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m bx स्क्वायर, ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम आ गया। अच्छा, अब जब ये यहां से यहां पर जा रहा होगा, तो इसमें कितना टाइम दिया होगा, टाइम इज इक्वल्स टू, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है l, और स्पीड कितनी थी vx, तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा l by vx। अब वर्टिकल मोशन के दौरान जो हमारे पास डिस्टेंस दी जाती है तो किस देते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इनिशियल यहां से शुरू हुआ होगा उस समय तो हमारे पास t इज इक्वल्स टू 0 पे रहा होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू at स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये इन सब की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या है क्यू ई बाई एम, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू क्यू ई बाई एम, और t की जगह क्या आएगा, ये vx मतलब समझ रहे हो, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x है vx, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो t की जगह क्या आ जाएगा l by vx का होल स्क्वायर, तो l by vx का होल स्क्वायर। अच्छा,
तो बेटा ये अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना आ गया ना, ये आ गया मेरे हिसाब से QEL² अपॉन 2mVx²। बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत तो थी नहीं। अच्छा अब आपको कंपेयर करना है तो आप कह देना हमने जो पढ़ा है, देखो ना हमने ऐसा मान के चलना पड़ेगा, क्वेश्चन ने कहा तो कंपेयर तो करना पड़ेगा। अब हमने पढ़ा है या नहीं ये तो पता नहीं, पर लिखना भी पड़ेगा पेपर में आगे। तो आप कहना हमने जो पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो भी कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मोशन तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को फॉलो कर रहा है जब वो अंडर द इफेक्ट ऑफ जी मूव करता था, अंडर द इफेक्ट ऑफ जी मूव करता था। ये बिल्कुल उसी इक्वेशन को डिनोट करता है। अगर जिन बच्चों ने पढ़ा है उनका समझ आ गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ही लिख देना, ठीक है। क्योंकि यार यहाँ पे पूरा प्रोजेक्टाइल समझा नहीं सकता, प्रोजेक्टाइल के लिए तो अलग ही केस सुनना पड़ेगा, पर अभी आप ये समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा इस फॉर्मूले को भी ऐसे लिखा रह देता हूं, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन मुझसे कहता है, क्या कहता है, सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33, एक्सरसाइज 1.33 मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में, इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी vx = 2 × 10⁶। अब हमें क्या क्या दे रखा है, शेयर ऑफ, हाँ आई होप इट इज क्लियर ना। हाँ तो इसको ऐसे रहने देते हैं, तो इतने पार्ट में करता हूं। तो बेटा इस बार हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास जो इसमें vx दे रखा है ना, जो इसमें vx दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 × 10⁶, और होता है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सेपरेटेड। अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनकी जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितनी दे रखी है बेटा, 0.5 मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अच्छा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दे रखा है बेटा, 9.1 × 10⁻²2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो बोलता है वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द प्लेट। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है इस वेलोसिटी पे, तो इलेक्ट्रॉन प्लेट पे कहां पे स्ट्राइक करेगा। और तो कुछ नहीं दे रखा है, नहीं साहब और कुछ नहीं दे रखा। तो बेटा हमारे पास बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर तो सीधा फॉर्मूला पुट कर दो ना। ये हमसे पूछा है नहीं, ये पूछा है बेटा, ये पूछा है कि प्लेट पे कहां पे स्ट्राइक करेगा, है ना। ऐसे से जा रहा था, प्लेट्स बहुत दूर तक होंगी तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ना। ये पूछा है कि प्लेट पे कहां पे स्ट्राइक करेगा, समझ रहे हो कितनी दूरी पे स्ट्राइक करेगा, ठीक। ये वाली डिस्टेंस समझ रखिए। अच्छा अब देखो S = Q नहीं दे रखा, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 इनटू E तो हमें दे रखा है 9.1 × 10⁻², L² हमें नहीं दे रखा, अपॉन 2 इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 9.1 × 10⁻31 इनटू Vx² हमें दे रखा है 2 × 10⁻6, और ये डिस्टेंस भी दे रखी थी हमें, कितनी दे रखी थी, 0.5 सेंटीमीटर। यह जगह 0.5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से L की वैल्यू सारे ऐसे यूनिट में ले लेना, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, L = अंडर रूट में 0.5 इंटू 2 इंटू 9.1 × 10⁻31 इंटू 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 9.1 10⁻², L²। इतना समझ में आता है। इसको सॉल्व कर देना, आपके पास लगभग जो भी वैल्यू आएगी 9.8 आती है, कितनी आती है, ये वैल्यू आ जाती है। मतलब कैलकुलेट कर लेना है, आपको रूट तो निकालना है, सबको काट पीट के जो भी आता हो सब निकाल लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास चैप्टर 1 खत्म। अब कौन सा चैप्टर आएगा, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। लेक्चर में मजा आया, क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन से करने तो पड़ेंगे, मजे के साथ पढ़ो, ठीक है। 12th क्लास है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और मजे लेते रहिए। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।